biology and we will start from the unit first, that is diversity of living organism. तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. इस चैप्टर को ही नहीं बट हम पूरी बायोलॉजी को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. जितनी पॉसिबल होंगी उतनी पिक्चर्स मैं ऐड करने जा रही हूँ. एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, मैंने यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स भी लगाए हैं, मैंने यहाँ एनिमल्स, बर्ड्स, फिर हमारे इंसेक्ट्स, प्लांट्स, सब कुछ ऐड करके रखा है. वाई? बिकॉज डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है? वेरिएशन. कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें इतनी वेरिएशन क्यों है. तो हम सारे करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. और ये जो वीडियो लेक्चर रहेंगे ये आपके बोर्ड, आपके जितने भी मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, नीट हो गया, एम्स हो गया, ऑलराइट, तो सबके पर्सपेक्टिव से हम इसको कवर करेंगे. बाद में मैं आपको MCQ वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगी और अराउंड लिविंग वर्ल्ड पे ही मैं आपको 100 के अराउंड MCQs प्रोवाइड करूंगी सो दैट जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो आपके इसी में ही कवर हो जाएं. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना. ऑलराइट, सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज द कंटेंट ऑफ योर यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग वर्ल्ड को कवर करेंगे. ठीक है, इसके भी हम फर्दर पार्ट्स बनाएंगे, एक एक टॉपिक को हर पार्ट में कवर करा जाएगा. उसके बाद आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. एंड में हमारा वायरस का कॉन्सेप्ट भी रहेगा. ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड से, और जिसका फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग. आप कैसे बोल सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि दिस ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सेल्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मैंने अमीबा का पिक्चर लगाया है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है. दिस इज न्यूक्लियस, एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी हैं, साइटोप्लाज्म भी है. तो दिस इज द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. और ये सेल कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर. क्यों मैंने इसको यूनिसेल्यूलर बोला? बिकॉज एक ही सेल की पूरी बॉडी बनी है. ठीक है, और अगर मैं सेकंड स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे लगाया है प्लांट और एनिमल का. ठीक है, इकट्ठे लगा दिया है मैंने. दिस इज योर एनिमल, सॉरी प्लांट सेल, दिस इज योर एनिमल सेल. तो देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेल. ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर में हमें क्या डिफ्रेंशिएट करना होता है. ठीक है, क्या लिखना है, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो क्या कैरेक्टर्स आपको नोट डाउन करने हैं. सी, वी आर डूइंग फ्रॉम A to Z. हम बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे बिकॉज लॉट ऑफ टाइम हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ देते हैं कि क्यों ही करने हैं, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट. कई क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं, जब आपके नीट और एम्स में बैठते हैं ना तो वहीं से स्टेटमेंट निकल के आती हैं. सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, वी विल कवर एवरीथिंग. तो फर्स्ट कैरेक्टर रहता है दैट इज बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. तो वन सेल की जैसे ये वाली है, दिस इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. अब आपका जैसे प्लांट है, प्लांट इमेजिन करो आपका, जैसे मैं प्लांट में फ्लावर का एग्जांपल लेती हूँ, रोज. तो ये मल्टी सेल्यूलर है. ठीक है, वैसे ह्यूमन बीइंग मल्टी सेल्यूलर है. ठीक है, बट जो अमीबा है दैट इज यूनिसेल्यूलर. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. तो मतलब बॉडी जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एक सेल की भी हो सकती है या एक से ज्यादा सेल्स की भी हो सकती है. सेकेंड थिंग, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं होता बट क्या होता है, जैसे आपका ये सेल है, अगर मैं आपको बोलूँ ये दिस इज योर सेल. ठीक है, आपका एक सेल है, उससे आपने रिमूव कर दी सेल वॉल भी, सेल मेम्ब्रेन भी. सो रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो आपका बचा दैट इज न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स. तो ये जो भी बचे इसको आप क्या बोलोगे? लिविंग मैटर या प्रोटोप्लाज्म. अब इस नोट में आप एक बात याद रखना, मैंने वायरसेस को बोला है. तो मैंने बोला कि जो प्रोटोप्लाज्म और सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है दैट इज एब्सेंट इन केस ऑफ द वायरस. व्हाई? बिकॉज आपको पता होगा वायरसेस जो होते हैं ये ना तो नॉन लिविंग होते हैं ना तो लिविंग होते हैं. ये क्या होती हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन. क्या होती है? न्यूक्लियो प्रोटीन. तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट होता है. इट कैन बी DNA, इट कैन बी RNA, और इट कैन हैव बोथ, जिसको हम बोल देते हैं रिट्रोवायरस. ठीक है, ये आप अगर नोट्स बना रहे हो साथ साथ में तो वहां भी नोट कर सकते हो. ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं? रिट्रोवायरस. और प्रोटीन इसलिए बोला क्योंकि इसका जो सेल होता है ना, इंस्टेड ऑफ सेल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन के अंदर बेसिकली यहाँ पे आपका न्यूक्लिक मटेरियल रहेगा. ठीक है, सो वायरसेस के केस में प्रोटोप्लाज्म और आपका सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो एब्सेंट रहता है.
आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। और आप मुझे बताएंगे कि जो हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। सो सेल वॉल, ऑलराइट। तो प्लांट सेल के केस में क्या होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपकी जितनी भी बॉडी में आपकी जितनी भी रिएक्शंस अकर कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, डाइजेशन भी हो रही है, आपकी रेस्पिरेशन भी हो रही है, ठीक है, आपकी सर्कुलेशन भी हो रही है, आपकी एक्सक्रीशन भी हो रही है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस दैट आर अकरिंग इनसाइड योर बॉडी। आप इन सबको ऐड कर लो, आप सब इनको ऐड कर लो, और जो आपके पास सम करके टोटल रिएक्शंस का एक अमलगम आएगा जिसको आप बोलोगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर मेटाबॉलिज्म, दैट इज टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जितनी भी रिएक्शंस अकर कर रही हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। दो टाइप की रहेंगी आपकी ये, एक होती है आपकी कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। क्यों बोला जाता है, बिकॉज जैसे मान लो आपके पास ये कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जब ये सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन रिएक्शन, और यहाँ पे रिलीज होती है आपकी एनर्जी। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस में, और एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ये एग्जांपल है रेस्पिरेशन का। ये ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये बॉडी के अंदर होंगे, तो दे विल रिलीज एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, सम वाटर वेपर्स, और एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एनाबॉलिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। क्यों, अब कैटाबॉलिज्म था जब हमने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया था। बट अब जब छोटे मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे इनटू द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तो उसको हम क्या बोल देंगे, एनाबॉलिज्म। अब इस रिएक्शन में तो एटीपी रिलीज हुई थी, एनर्जी रिलीज हुई थी, बट इस केस में क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो स्टोर होगी, ठीक है। एनाबॉलिज्म के केस में जो एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है। तो आप इस तरह से रफ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो अपने नोट्स पे, सो दैट आप इसको याद रखें। पिक्चर देखोगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि एनाबॉलिज्म क्या था। सो दीज आर द फीचर्स कि सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस मतलब कन्वर्ट कर जाएगा इनटू द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और जो एनर्जी है वो स्टोर होगी। और इसमें जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है एयर से, वाटर लिया जाता है फ्रॉम रूट्स, रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी। क्लोरोफिल ऑर्गेनेल होती है हमारे प्लांट सेल के अंदर, स्टोमेटा जो होते हैं बेसिकली उनमें होती है। देन एच न्यू मतलब सनलाइट। उसके बाद बनेगा क्या, ग्लूकोज, और साथ में निकलेंगे वाटर वेपर, और ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होगी। ऑलराइट, दिस इज द फोटोसिंथेसिस। सो कैटाबॉलिज्म के केस में रेस्पिरेशन का एग्जांपल देना है, एंड इन केस ऑफ द एनाबॉलिज्म वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और आप नोटिस करोगे दोनों प्रोसेसेस जो हैं एक दूसरे के काफी रिलेटेड है। इसी रिएक्शन को मैं अगर ऑपोजिट कर दूं, ये बन जाएगी रेस्पिरेशन, और इस तरफ को है ये फोटोसिंथेसिस, इस तरफ को है ये हमारी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद एक पिक्चर्स के थ्रू देख लेते हैं बेसिक डिफरेंस है क्या, सो दैट आपको ये भूले ही ना, ठीक है। ये मैं लाइन लगा देती हूँ। दिस इज योर कैटाबॉलिज्म। यहाँ आप देख सकते हो लार्ज मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। बट इन केस ऑफ एनाबॉलिज्म देखो तो यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं लार्ज मॉलिक्यूल में। अब यहाँ आप कैटाबॉलिज्म के केस में देखो तो एनर्जी जो है आपकी रिलीज हो रही है, बट इन केस ऑफ योर एनाबॉलिज्म आप देखो तो एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। देन हमारा थर्ड कैरेक्टर रहेगा दैट इज ग्रोथ। अब ग्रोथ के केस में क्या है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देखोगे एक प्लांट ड्रॉ करा है मैंने, एक साइड आपको डक की पिक्चर दिख रही होगी। तो अगर मैं प्लांट को कट कर दूं तो आई थिंक देयर विल बी नो डिफरेंस, उसकी ग्रोथ दोबारा से हो जाएगी। दिस इज द प्लांट, मैंने इसको कट कर दिया तो ये दोबारा से ग्रो कर जाएगा, ठीक है, अपनी ग्रोथ दोबारा कंटिन्यू कर देगा। बट अगर सी मैं डक को ही काट दूं बीच से तो क्या ये दोबारा से ग्रो कर पाएगा, नो। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है ग्रोथ। बट इन केस ऑफ द प्लांट्स ग्रोथ जो होती है वो काफी टाइम तक होती रहती है। बट इन केस ऑफ द एनिमल इट अकर्स अप टू द सर्टेन एज, ठीक है। और ग्रोथ होती किन सेल्स की वजह से है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमैटिक सेल्स। मेरिस्टेमैटिक एरियाज होते हैं वहां पे सेल डिवीजन होती है, तो उसी वजह से ग्रोथ होती है, ठीक है। Then comes to the fourth question, fourth point, that is your reproduction.
ऑलराइट, तो अब यहाँ पे दो टाइप की रिप्रोडक्शन देखोगे आप, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल का तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, दैट इज द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक मेल का स्पर्म यूज होता है, एक फीमेल का ओवम यूज होता है, दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट फर्दर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है एट द स्टेज ऑफ 9 मंथ्स। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू बेबी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली बोलती क्या है, दैट लाइफ अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब जो पेरेंट्स थे वो पहले से प्रेजेंट है एंड बेबी फॉर्म जो हो रहा है दैट इज न्यू। तो एक लाइफ जो है वो अराइज कर रही है कहाँ से, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस दैट यू शुड नो बिटवीन द लाइफ एग्जिस्टिंग, लाइफ अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब जो लाइफ पहले से अवेलेबल है वहां से अराइज होगी। तो फॉर्मेशन भी किसकी होगी, न्यू ऑर्गेनिज्म की, जो कि सेम काइंड का होगा। ऑब्वियसली व्हेन रिप्रोडक्शन विल अकर बिटवीन द ह्यूमन बीइंग देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन। उसके बाद दो टाइप्स की रहती है हमारी, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब होता है एक पेरेंट होगा, एक। ठीक है, बाय पेरेंटल का मतलब होता है कितने पेरेंट होंगे, दो। एंड देन कम्स टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जाइगोट जो होता है वो बनता है और बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू ऑफस्प्रिंग। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, एसेक्सुअल का भी देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में मैंने इमेज लगाई है जो, दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में दिखाया है, दिस इज इन केस ऑफ द हाइड्रास, दिस इज इन केस ऑफ द स्वीट पोटैटोज। ठीक है, तो ये हमारे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स रहेंगी, बडिंग हो गया आपका, स्पोरो स्पोरोजेनेसिस होगी। ठीक है, सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां पे दो पेरेंट्स लाइक ह्यूमन बीइंग की तरह जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देख लेते हैं हमारा कॉन्शियसनेस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो कॉन्शियसनेस है दैट इज ओनली इन केस ऑफ द ह्यूमन, और ह्यूमन के अलावा देखी गई है ये एनिमल्स में, दैट इज चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी में भी कॉन्शियसनेस देखी गई है, बट जो मोस्ट प्रेवलेंट है दैट इज ओनली इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो होती क्या है कॉन्शियसनेस, आप कितने अवेयर हो सराउंडिंग को लेके और एक्सटर्नल स्टिम्युलाई को लेके। एक्सटर्नल स्टिम्युलाई आप कहाँ से रिसीव करते हो, आपका ईयर हो गया, ठीक है, आपकी आईज होगी, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना आपकी बॉडी के ऊपर, तो उससे आपको पता लग जाता है दैट देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। ठीक है, और सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, आपको खुद को लेके पता है कि क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको याद रहेगा। अब जैसे एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल नो हाउ टू स्विम। ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग को क्यों प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, और वाई एनिमल्स डोंट नीड एनी प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू स्विम, बिकॉज ह्यूमन जो है वो है सेल्फ कॉन्शियस। क्या है वो, सेल्फ कॉन्शियस। उनको पता है कि अगर वो पानी में ऐसे जंप कर देंगे तो वो डूब जाएंगे। ठीक है, दे विल ड्राउन। तो उनको लगता है कि वो डूब जाएंगे, तो इस करके क्या है, उनमें डर है। क्यों है डर, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस उनको पता है। बट इन केस ऑफ द एनिमल, एनिमल क्या कहते हैं, आप उसको धक्का मार दो वो स्विम करना शुरू कर देगा, बिकॉज सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, और उसके बाद आती है एक टर्म दैट इज द फोटो पीरियड। आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, वो एक ही सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे समर में आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावरिंग होती है, बट अगर विंटर में देखूं तो कुछ फ्लावर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वैसे ही एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू टाइम। फिर उसके बाद आएगा हमारा होम्योस्टैसिस, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज होम्योस्टैसिस। जब भी हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जो बॉडी का एनवायरनमेंट है, बॉडी एनवायरनमेंट, इसमें आपका टेम्परेचर भी आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी को जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, एक लड़का है, ये जा रहा है यहाँ पे पानी में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। अगर ऊपर है तो इसको क्या होगा, जब मैं डिप करूंगी इस आदमी को, धक्का मार दूंगी इस पानी के अंदर, तो ही विल फील हॉट। ठीक है, वाटर इसको हॉट लगेगा। बट अगर मैं टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दूं फ्रॉम 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, ऑब्वियसली ही विल फील कोल्ड। तो दैट इज द होम्योस्टेसिस। ठीक है,
So internal environment that is suitable for the functioning of body organ, that is your homeostasis. उसके बाद आती है आपकी adaptation. Adaptation is आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है। सर्वाइव, जो सर्वाइवल होता है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द अडेप्टेशन। अडेप्टेशन अराइज हुआ है जिस लेटिन वर्ड से, दैट इज एड एंड एप्ट। एप्ट मतलब टू एडजस्ट, ठीक है, दैट इज योर अडेप्टेशन। तो एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म कैसे खुद को एडजस्ट कर रहा है, दैट इज योर अडेप्टेशन। दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन भी होती है, लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन भी होती है। शॉर्ट टर्म में जैसे आप देखोगे, जैसे ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये देखो सेकेंड इमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे सेकेंड इमेज, ये वाली हाइबरनेशन जो होती है, बेयर वगैरह में काफ़ी होती है। ये क्या करते हैं, जैसे ही विंटर आएगा ना, तो ये विंटर में क्या करेंगे, सो जाएंगे, डॉर्मेंट स्टेट में चले जाएंगे। डॉर्मेंट किस स्टेट में, डॉर्मेंट। तो ये सो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब विंटर में हो जाएंगे डॉर्मेंट, सो जाएंगे आराम से, फिर समर में उठेंगे और अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप थर्ड इमेज देखोगे ना, दिस इज योर थर्ड इमेज, जहाँ पे मैंने क्या रिप्रेजेंट करा है, यहाँ पे कोई एंसेस्टर फिंच है। अब इसकी बीक देखना, ये बीक पहले ऐसी थी, बाद में जो इंसेक्ट ईटर हुए, जो फिंच इंसेक्ट खाने लग गए, उनकी बीक में वेरिएशन आ गई इफ कंपेयर टू द एंसेस्टर। अब बीक में डिफरेंस देखो, ठीक है। उसके बाद कुछ वुड पैकर टाइप इंसेक्ट ईटिंग आ गए, तो उनकी बीक में और डिफरेंस आ गया, दिस इज। और कुछ हो गए सीड ईटिंग, जिनकी बीक ऐसी होगी। तो दिस इज द लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। इसमें लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि इनको टाइम लग जाएगा अपने आप को अडेप्ट करने में, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, दैट इज योर लाइफ स्पैन, जो कि रियलिटी है, मैं अगर बोलूँ स्पिरिचुअली भी और साइंटिफिकली भी, ठीक है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ, बर्थ से शुरू होते हैं, उसके बाद ग्रोथ होती है, देन मेच्योरिटी आती है, सेनिसेंस आता है, डेथ आती है। सेनिसेंस मैं बता देती हूँ, बाकी तो आप समझ गए होंगे। सेनिसेंस होता है सेल की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक चुकी है, स्टॉप, कंप्लीटली स्टॉप, ठीक है। बट जो सेल है उसकी डेथ नहीं हुई है, ठीक है, डेथ नहीं हुई है, बट जो सेल की ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक चुकी है, कंप्लीटली स्टॉप। चाहे प्लांट्स के केस में बोलो, चाहे एनिमल के केस में। बट अगर सेल की डेथ होगी तो दिस रिप्रेजेंट योर डेथ, मतलब डेथ ऑफ द सेल इज डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ आप पिक्चर में देखोगे, पहले बेबी है, ठीक है, दिस इज बेबी, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो कॉलेज में जाने लगा, फिर अपनी डिग्री ली, फिर जॉब करी, एंड देन ओल्ड एज की तरफ चल पड़े, उसके बाद बिल्कुल ही बुढ़े हो गए, एंड फाइनली RIP, दैट इज योर डेथ। सो दिस इज द मेन कैरेक्टर, दीज वर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। ये अगर आपको क्लियर है, आगे अब ये सीधी टर्म्स यूज होंगी, तो आपको कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है, बाकी पार्ट्स भी देखने हैं, मैं MCQs भी डालती रहूँगी। अगर MCQ अगर सॉल्व करते हो आप, तो आपको बेटर रिटेंशन मिलती है, आप चीज़ों को ईजिली मेमोराइज कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।